हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत फार्म मशीनरी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम आज का अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है भारत में कृषि यंत्रीकरण तथा शक्ति की स्थिति, अर्थात स्टेटस ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर इन इंडिया। तो इसकी हमारी पहली आज की हेडिंग है कृषि अभियंत्रण यानी फार्म मशीनराइजेशन। तो कृषि अभियंत्रण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि की तकनीकी ज्ञान, सिद्धांत, कृषि क्षेत्र में यंत्रों का उपयोग के अध्ययन का कार्य किया जाता है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार एवं प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि के कार्य को किया जाता है। कृषि विज्ञान की इसी शाखा को कृषि अभियंत्रण कहा जाता है। कृषि अभियंत्रण को मुख्य रूप से 6 शाखाओं में या भागों में बांटा जाता है। तो इसका पहली शाखा है फार्म संरचना, अर्थात फार्म की संरचना कैसी होनी चाहिए, फार्म स्ट्रक्चर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत फार्म में काम आने वाली इमारतों, तार, फेंसिंग, साइलोस अर्थात चारा घर, मशीन शॉप, दुग्धशालाएं, मुर्गी पालन के घर, बायोगैस प्लांट एवं लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। इसका हमारा अगला पॉइंट है फार्म पावर एवं फार्म मशीनरी, अर्थात इसके अंतर्गत कृषि में आने वाली ट्रैक्टर, इंजन, वायु, जल, विद्युत शक्तियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है सिंचाई एवं जल निकास। इसके अंतर्गत सिंचाई एवं जल निकास से संबंधित कूप, नलकूप, नालियां, सिंचाई पंप तथा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की पूर्ण जानकारी दी जाती है। इसका चौथी शाखा है भूमि एवं जल संरक्षण, अर्थात इसके अंतर्गत मृदा की कटाव, बचाव, कटाव को रोकने के उपाय एवं जल संरक्षण के कार्य की जानकारी प्रदान की जाती है। इसकी अगली शाखा है पांचवी कृषि प्रसंस्करण या कटाई उपरांत अभियंत्रण। इसके अंतर्गत उन विधियों एवं उपकरणों को उपयोग में लाया जाता है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को काटने के बाद उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, अनाज का भंडारण करना, सुखाने, मिलिंग करने आदि कार्यों को किया जाता है। इसकी अगली शाखा है डेयरी इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत सभी डेयरी मशीनरियों की विस्तार से जानकारी दी जाती है, जैसे उष्मा एक्सचेंजर, स्प्रे टायर, पैकेजिंग इत्यादि। इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कृषि अभियंत्रण के उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तो कृषि अभियंत्रण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो कृषि उत्पादन में लगने वाली लागत में कमी को करके किसान को लाभ प्रदान कर सकते हैं, प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कृषि को जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अर्थात कृषकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए या संख्या कम करने के लिए, भूमि में सुधार को कम करने के लिए मशीनों को उपयोग में लाया जाता है। अगला इसका पॉइंट है या टॉपिक है कृषि यंत्रीकरण या मशीनीकरण, अर्थात कृषि में विभिन्न कार्यों को करने के लिए पशु एवं मानव शक्ति के स्थान पर जब मशीनों को उपयोग में लाया जाता है तो इसे या इस क्रिया को मशीनरी क्रिया कहते हैं, जैसे सीड ड्रिल व प्लांटर द्वारा बुवाई करना। अगला हमारा इसका नया टॉपिक है यंत्रीकरण के प्रकार, अर्थात यंत्रीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो संपूर्ण यंत्रीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण यंत्रीकरण और एक होता है आंशिक यंत्रीकरण। तो पढ़ेंगे हम पहले संपूर्ण यंत्रीकरण। संपूर्ण यंत्रीकरण अर्थात जब कृषि का प्रत्येक कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है तो इसे संपूर्ण यंत्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार की खेती कनाडा, अमेरिका इत्यादि विकसित देशों में की जाती है। इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आंशिक यांत्रिकरण, अर्थात जब कृषि का अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा तथा साथ ही साथ कुछ कार्य मानव व पशु शक्ति द्वारा किया जाता है या किया जा रहा है, इसे आंशिक यांत्रिकरण कहते हैं। इस प्रकार की खेती हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में की जाती है। इसके बाद है हमारा नया टॉपिक यांत्रिकरण की आवश्यकता, अर्थात हमारे देश में यांत्रिकरण की आवश्यकता क्यों है?
तो इसके मैंने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। जैसे यांत्रिकरण का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मजदूरों की संख्या लगातार कम हो रही है। जनसंख्या की अधिकता होने के कारण उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, खरपतवारों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन होता है मनुष्य द्वारा, इसलिए हमें यांत्रिकरण का उपयोग करना पड़ता है। इसका अगला पॉइंट है, यंत्रों की कार्य क्षमता मनुष्यों की तुलना में अधिक होती है। अगला पॉइंट है, ऊंची नीची व बेकार पड़ी भूमि को मशीनों के द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जोखिम में कमी आती है, समय की बचत होती है, उत्पादन में कमी वृद्धि होती है, अनावश्यक व्यय अर्थात अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। इसका अगला टॉपिक है, कृषि मशीनीकरण के लाभ अर्थात हमें कृषि मशीनीकरण यंत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे मशीनों का उपयोग करने से उपज अधिक होती है, मशीनों का उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि व खर्च में कमी आती है, समय की बचत होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है, कार्य क्षमता अधिक होती है, भूमि में सुधार होता है। इसके साथ ही दूसरे व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। गहरी जड़ वाले खरपतवारों को आसानी से निकाला या उखाड़ा जा सकता है, जोखिम में कमी होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, राष्ट्र का औद्योगिकरण होता है। इसका अगला टॉपिक है, कृषि मशीनीकरण की समस्याएं व हानियाँ अर्थात हमें कृषि मशीन द्वारा कौन कौन सी समस्याएं होती हैं व हानियाँ कितनी हैं। तो खेत या जोत का आकार छोटा होने के कारण मशीनों के द्वारा किया गया कार्य अधिक लाभार्थ नहीं होता है। मशीनों की कीमत अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें खरीद पाना अत्यधिक मुश्किल होता है। देश में बेकारी या बेरोजगारी की समस्या और अधिक है और मशीनों के कारण और भी बढ़ जाएगी। पशुओं द्वारा प्राप्त होने वाली विशेष लाभ का अभाव नहीं हो पाता है, जैसे खाद्य पदार्थ। इसका अगला पॉइंट है, खेतों का अधिक बिखराव होने के कारण भी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पूंजी में कमी होने पर मशीनों की समय समय पर देखभाल के कार्य को नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण मशीनों को उपयोग करना अत्यधिक महंगा पड़ता है। अगला पॉइंट है इसका, भारत में पशु अधिक हैं परंतु कुछ अच्छी नस्ल के हैं जो बेकार हो जाएंगे। इनके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तथा दूध देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत नया टॉपिक, इसमें मशीनीकरण की भावी अर्थात भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं मशीनों के प्रति। तो पहला पॉइंट है, यदि देश में यंत्रों के निर्माण के कार्य को किया जाए तो यंत्रों की लागत दाम को कम किया जा सकता है। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में लोहा उपस्थित नहीं है, जिसके कारण मशीन के पार्ट्स का निर्माण करना संभव नहीं होता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा सके। किसानों को यंत्रों की खरीद पर छूट प्रदान करनी चाहिए, प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए, सहकारी खेती पर जोर देना चाहिए, मशीनीकरण में शिक्षा का विकास देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।